अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज का हाल बेहाल है। छात्र अव्यवस्थाओं और परेशानियों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं, क्योंकि ये कॉलेज एक पुराने स्कूल में चल रहा है जहां व्यवस्थाएं स्कूली छात्रों के समान ही हैं, जबकि यहां देश और प्रदेश के भावी डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भावी डॉक्टर्स की कैसे बढ़ेगी नॉलेज, जब स्कूल में ही चल रहा कॉलेज। 300 बच्चे आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर रहे हैं इस चाह के साथ कि वे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे। और ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कैमरे में मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि ये पहले नागोराव स्कूल था जहाँ पहली से 12वीं तक की कक्षाएं लगती थी जूना बिलासपुर में, और आज उसी को शासन ने जो है एक कॉलेज का रूप दे दिया है। जिन कक्षाओं में बच्चे बैठते थे उन कक्षाओं में अब बड़े बड़े जो है चिकित्सक यानी डॉक्टर बैठ रहे हैं, भावी। जी हाँ, यही है बिलासपुर का आयुर्वेदिक कॉलेज, जहां पहले नागोराव शेष स्कूल संचालित हुआ करता था। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक छात्र पढ़ाई कर रहे थे और आज उन्हीं क्लासों में डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। स्कूल को कॉलेज बनाए हुए 8 साल बीत गए, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई। जो पढ़ाई को लेकर जितने संजीदा हैं, जितने गंभीर हैं, उतनी ही उन्हें जो है व्यवस्थाओं की मार झेलनी पड़ रही है। ना तो यहाँ एक अदद मैदान है, ना यहाँ वन औषधि गार्डन है, ना यहाँ जो है वह सुविधाएं जो होनी चाहिए। और देखिए जर्जर ये भवन है, पूरा सीपेज मार रहा है कहीं से भी, ये लाइट टूटी फूटी, और जो है तमाम जो डिपार्टमेंट है यही से संचालित हो रहे हैं। पार्किंग के नाम पर बहुत एक छोटी जगह दी गई है जहाँ लगभग 30 से 40 गाड़ियाँ ऐसे ही खड़े होती है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो यहाँ 300 बच्चे हैं, ये कॉलेज है और अस्पताल जो है 4 किलोमीटर दूर सरकंडा के नूतन चौक पर बना हुआ है। जब भी बच्चों को प्रैक्टिकल की बारी आती है, उनकी पढ़ाई में, उनकी शारीरिक तंत्र की रचना में या तमाम चीज़ों में, वे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो है नूतन चौक जाते हैं और वहाँ से फिर आते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र यानी भावी डॉक्टर्स पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्डिंग जगह जगह से दरक रही है, प्लास्टर छत का साथ छोड़ रहा है, जगह जगह से पानी के लीकेज हैं, ना बैठने की व्यवस्था है और ना ही कूलर पंखे सही काम कर रहे। और इन्हीं अव्यवस्थाओं के बीच छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सर, यहाँ बैठने के लिए बेंचेस भी नहीं होती, क्लास छोटी भी हो जाती है, और अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। कूलर की व्यवस्था की है पर उसमें पानी नहीं आता है, चलता भी नहीं है। अभी बनाए हैं तो उसमें पानी भी नहीं चला, गरम गरम हवा आ रहा है। हॉस्पिटल, हमारा कॉलेज, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सभी अलग अलग जगह पे है। इसके नाम से टाइम बहुत लॉस होता है। एंड सबसे बिगेस्ट इशू है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक प्रॉपर कैंटीन तो है, एटलीस्ट वी आर इन कॉलेज, और वहाँ पे कैंटीन भी नहीं है। जितने भी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो सभी को दिख रहा है, वो सारे इश्यूज़ पूरी किए जाए। कॉलेज और अस्पताल के बीच 3 किलोमीटर की दूरी, प्रैक्टिकल के लिए 3 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल भी कॉलेज से दूर है। कॉलेज में छात्रों के लिए कैंटीन भी नहीं, पीने का पानी वो भी प्रॉपर नहीं है, और क्लासेस भी नहीं है बैठने की, बेंचेस वगैरह, और कूलर वगैरह भी सर मतलब होना चाहिए प्रॉपर, तो बहुत सारी चीज़ नहीं। हाँ, समय बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है क्योंकि आने जाने में ही टाइम लग जाता है, और इससे हम लोग की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, सेल्फ स्टडी भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए सब पास में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। परेशानियां इतनी ही नहीं, कुछ अव्यवस्थाएं तो नियमों के खिलाफ भी हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर इन कमियों के बीच कॉलेज बनाने की अनुमति कैसे दे दी गई। कॉलेज कम से कम 10 एकड़ जमीन में होना चाहिए। कॉलेज में बॉटनिकल गार्डन होना चाहिए, खेल मैदान जरूरी जहां छात्र कुछ वक्त खेल सकें। कॉलेज के प्रिंसिपल भी मानते हैं कि समस्याएं तो हैं, लेकिन अब वो जल्द ही नया कॉलेज बनने की बात कर रहे हैं। उनकी माने तो 12 एकड़ जमीन देख ली गई है और 2 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में बिल्डिंग और बाकी सुविधाएं तैयार होंगी। शासन के सहयोग से हमको
जो है ज़मीन अलाट हो गया है, महाविद्यालय बनने का, महाविद्यालय चिकित्सालय भवन पूरा अलग से बनेगा। रामतला में लगभग 12 एकड़ ज़मीन हमको अलाट हो गया है, तब तक इसमें चलाना पड़ेगा। इसमें असुविधाएं हैं, बैठने में भी परेशानी है और 75 सीट का हमारा कैपेसिटी है, उसमें क्लासरूम वगैरह भी कम पड़ती है, तो किसी भी तरह से उसको कंप्रोमाइज़ करके हम लोग चल रहे हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ सालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, लेकिन सवाल यही है कि 2014 से अब तक जिम्मेदारों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या इसमें अधिकारियों की लापरवाही नहीं है, जो बिना सुविधाओं और नियमों को ताक पर रखकर कॉलेज की अनुमति दे दी गई, जिसका खामियाजा साल दर साल आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धतियां सीख रहे छात्रों को भुगतनी पड़ सकती है। बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी दूरी पर है और कुल मिलाकर जो है छात्रों को तकलीफ उठाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो है शासन ने जो इन्हें रमतला में 12 एकड़ ज़मीन अलॉट करवाई है, उसका निर्माण कब होता है और कब जो है बच्चों को जो है इस सारी तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। तो देखा आपने कैसे छात्र परेशानियों के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। 8 साल बीत गए, लेकिन ना तो अभी तक सुविधाओं का विस्तार हुआ और न ही छात्रों की परेशानियों को दूर करने की कोई पहल दिखाई दी। अब उम्मीद है कि जल्दी ही नया कॉलेज बनेगा और छात्र बिना किसी असुविधा के पढ़ाई कर सकेंगे। मंदसौर की शिवना नदी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। शिवना दूषित हो रही है और जलकुंभी से भर चुकी है। बीते 20 साल में कई बार शिवना के शुद्धिकरण के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर शिवना कब शुद्ध होगी या फिर शुद्धिकरण के नाम पर सिर्फ दिखावा ही होता रहेगा। मंदसौर में शिवना नदी का बुरा हाल। नदी में जलकुंभी ने बिछाया जाल। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यह कोई हरा भरा मैदान नहीं, बल्कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के चरणों से बहने वाली शिवना नदी है। शिवना नदी जो कि पिछले 2 दशक से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। मंदसौर शहर के कई गंदे नालों का पानी इस शिवना में प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण शिवना अशुद्ध हो चुकी है, शिवना मैली हो गई है। जी हाँ, किसी हरे भरे गार्डन की तरह नजर आने वाली ये वही शिवना नदी है जो मंदसौर की लाइफलाइन कही जाती है। मंदसौर को जीवन देती है और आस्था को मजबूत करती है। शिवना आस्था का भी बड़ा केंद्र है, लेकिन उसकी हालत इतनी दयनीय है कि जलकुंभी के आगे शिवना नजर ही नहीं आती। एक तरफ जलकुंभी शिवना के अस्तित्व को चुनौती दे रही है, तो शहर के गंदे नालों का पानी शिवना के पवित्र जल को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। निश्चित रूप से नगर पालिका के लिए और शासन और प्रशासन के लिए ये इसको साफ करना बिल्कुल भी नहीं है। इसको ये केवल मुद्दा बना के रखना चाहते हैं ताकि साल दर साल करोड़ों करोड़ रुपए का बजट बनाया जाए और उनके घर भरे जाए, उनकी जो सुख सुविधा है उनका भोग किया जाए। 4 के अंदर हमने इसकी शुरुआत करी थी और उसके साथ पूरा नगर उठ खड़ा हुआ था। उन्होंने इसको बिल्कुल गंगा जल जैसा पानी बना दिया था, इतनी सफाई करी थी। उसके लिए पूरे नगर का पीडब्ल्यूडी विभाग, सारे शासकीय विभाग लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका मुझे बड़ा खेद रहेगा। और 29 करोड़ रुपया एक छोटी सी पाइपलाइन डालकर उन्होंने उसकी तीसरी कर दी है और वो पाइपलाइन इस बार बह जाएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। उससे 1 रुपए का लाभ जनता को नहीं मिलेगा, न शिवना को मिलेगा। क्योंकि पाइप जो डल रहे हैं वह सूखे में डलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कई बार लेटर भी स्थानीय प्रशासन नगर पालिका को दे दिया कि शिवना नदी का वहाँ जो बड़ी पुलिया के वहाँ पे पानी रोक रखा है उसको खोल दिया जाए, जिससे पानी कम होगा तो वही पाइप लाइन डल पाएगी। लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन भी उसमें सक्रिय नहीं है। अब समझ लेते हैं कि मंदसौर के लिए शिवना कितनी अहम है। राजस्थान के शिवना गांव नदी का उद्गम 54 किलोमीटर लंबी चंबल में जाकर मिलती है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ के चरणों से बहती है। पशुपतिनाथ की प्रतिमा भी इसी नदी से निकली। शिवना को मां के रूप में पूजते हैं स्थानीय लोग। शिवना के जल से करते हैं पशुपतिनाथ का अभिषेक।
शिवना आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है और इसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन के वो लोग हैं जिनके कंधों पर शिव की शिवना को शुद्ध करने की जिम्मेदारी रही है। दिखावे के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन शिवना की दुर्दशा बताती है कि हर कोशिश नाकाम हुई। 2 दशक से बदहाली के आंसू बहा रही है। 7 से 8 गंदे नालों का पानी नदी में मिल रहा है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी दूषित कर रहा है। जलकुंभी की समस्या विकराल हो गई है। शुद्धिकरण के लिए नगरपालिका ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। नमामि गंगे अभियान के तहत 29 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। शुद्धिकरण के लिए कई अभियान भी चलाए गए। हर कोशिश नाकाम हुई। अब शुद्धिकरण के लिए आई 29 करोड़ की राशि से उम्मीद है, लेकिन शिवना शुद्धिकरण का मुद्दा धीरे धीरे सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी जो शुद्ध बचता उसके लिए पाइप डाले जाए और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन मूल बात यह है कि जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि शिवना के लिए योजनाएं बनती रहे और हम इसमें कमीशन खाते रहे, सिर्फ खाते रहे। शिवना का शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट बना है, रिसाइकलिंग होगी पानी की। इनको कांग्रेस को लोगों को पता भी नहीं है कि फिल्टर प्लांट कहाँ बनेगा, इसकी क्या कितने पाइप डलेंगे, कहाँ इसको शहर के गंदे नालों को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं देखा है। पूरा प्रोजेक्ट तकनीकी इंजीनियरों के माध्यम से, इफ्को के माध्यम से बनकर के भोपाल से दिल्ली गया और दिल्ली से इतनी बड़ी राशि स्वीकृत हुई है। शिवना की दुर्दशा हो रही है, सियासत चरम पर है, वहीं इस हालत के लिए अधिकारी अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। घड़ियाल होने की भी सूचना प्राप्त हुई थी और देखा भी गया है, तो जान का खतरा की वजह से मैन्युअली उतार नहीं सकते हम, तो एक वो भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक 96 लाख की मशीन, उसके लिए हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है। वो मशीन अगर उसमें निरंतर चलती रहे तो जलकुंभी की समस्या समाप्त हो जाएगी। वो प्रस्ताव जैसे ही मंजूर होगा हम उस जलकुंभी मशीन मंगा लेंगे, उसके बाद उसका हल निश्चित रूप से संभव हो पाएगा। अब सियासत से ज्यादा शिवना के शुद्धिकरण की जरूरत है। ये पर्यावरण, मंदसौर के जीवन और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, जिसके लिए वो प्रयास किए जाने चाहिए जो शिवना की सेहत के लिए जरूरी हैं। अब देखना यह होगा कि करोड़ों के इस प्रोजेक्ट के सहारे शिवना को शुद्ध करने में मंदसौर का प्रशासन किस हद तक कामयाब होता है, या फिर मंदसौर की यह शिवना नदी इसी तरीके से सियासी अखाड़ा बनती रहेगी। देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विंध्य का रीवा जिला अपनी खनिज संपदा और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ फैक्ट्रियाँ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। लोगों के घर घिरने की कगार पर हैं तो बीमारियों ने भी डेरा डाल दिया है, लेकिन अधिकारी गांव वालों के दर्द को समझने को तैयार ही नहीं है। विंध्य अपनी खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के सीमेंट फैक्ट्रियों की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन यहाँ पे जो माइंस खोदी जाती हैं, यहाँ पे जो ब्लास्टिंग की जाती है, इसके कारण स्थानीय लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रीवा के माइनिंग एरिया में हैवी ब्लास्टिंग ने लोगों की जिंदगी को दहशत में ला दिया है। सीमेंट बनाने के लिए पत्थरों की बेतरतीब खुदाई और ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। कई घर गिरने की कगार में हैं और दहशत के बीच जिंदगी गुजारने को लोग मजबूर हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये माइंस खोद दी गई है। 100 फीट से ज़्यादा की गहराई की ये माइंस खोद दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम प्रशासन या फैक्ट्री की तरफ से नहीं किए गए। यहाँ पे लोग सकते में रहते हैं कि कब कोई दुर्घटना हो जाए। ये वही रीवा है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले त्योंथर में एक बच्चे के बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा क्या इंतजाम किए गए। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे, क्योंकि यह गढ़वा ग्राम पंचायत है। यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। इतना ही नहीं, जेपी सीमेंट फैक्ट्री के आसपास माइनिंग से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। पत्थरों की इस तरह खुदाई हुई कि 100 से 200 फीट तक की गहरी खाई बन गई, जिसके आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। जिनमें हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है।
माइंस से दिक्कत है भैया कि आए दिन मवेशी गिरते हैं, आदमी भी गिर चुके हैं, कात बार एकदम बगल से खोद लिए हैं, कोई इनका वो नहीं है। और बीमारी बहुत फैल रही है हमारे गांव में, धड़कन बहुत तेज हो जाती है। हाँ, डर लगता है, हमारी बच्ची भी मतलब डर जाती है, दहशत भर जाती है। और सयान बाप महतारी भी हैं, उनको भी इलाज कराना है तो कोई ले जाने वाला नहीं है। परेशानी इतनी ही नहीं है, रात में अचानक होने वाली ब्लास्टिंग और उड़ने वाली धूल से लोग बीमार हो रहे हैं। हार्ट से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। घर में पड़े रहते हैं तो पूरी घर दमकने लगता है। कोई बीमार आदमी से आन पड़ा, उसको मतलब हार्ट अटैक में बीमारी है, कुछ भी है तो उसको बहुत दिक्कत हो जाती है ब्लास्टिंग करने से। और रास्ता जो बनी है तो पब्लिक को रेंगने के लिए बनी है, तो ऐसे लोड करके चलते हैं डाला में कि किसी के मतलब स्कूली बच्चे लोग चलते हैं तो पत्थर ऊपर गिर जाए तो चले जाएं। कथ होती कि यहाँ हार्ट के बीमारी आदमी का परेशान होती, सीना उना दर्द हो लागत है। यहाँ तकलीफ हो जाती है, रात के ब्लास्टिंग कर दे थे, हमारा मकान गिर गया, अब यहाँ रही थे तब यहाँ दिक्कत होती है। खनन माफिया की मनमानी ने इलाके के सामने जल संकट भी पैदा कर दिया है। बड़ी बड़ी खदानों के चलते जल स्तर पाताल में जा रहा है। बोरवेल सूख चुके हैं और कुओं में भी एक बूंद पानी नजर नहीं आता। और दिक्कत ब्लास्टिंग का देखिए कितनी गहरा ब्लास्टिंग किया है। यहाँ से आप मवेशी छूटेंगे तो मवेशी बहुत सारे माइंस में गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ना को कोई भी यहाँ ना तो बाउंड्री है, कुछ भी व्यवस्था नहीं किया है, केवल अपना ब्लास्टिंग खोदा, मटेरियल निकाल के ऐसे छोड़ दिए हैं। कभी 2-4 आदमी भी यहाँ माइंस में डूब के मर गए हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। ये ब्लास्टिंग के कारण, गहराई के कारण 120 फुट 200 फीट तक खुदाई करत है। जी, तो पानी मिल रहा था बोरन में? बोरन पानी कहाँ रहा था? जब ब्लास्टिंग होती सब पानी नीचे से खनाई करत तो एको नहीं रह जाता है। अधिकारी मानते हैं कि माइनिंग एरिया में बैरिकेडिंग की जाती है। जहां से परिवहन होता है वहां नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने की व्यवस्था कंपनी को करनी होती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। लेकिन अधिकारी कंपनी से ज्यादा ग्रामीणों को दोष देते नजर आते हैं। देखिए, माइनिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें जब ट्रांसपोर्टेशन और ब्लास्टिंग के दौरान वायु प्रदूषण उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसके रोकथाम के लिए जल छिड़काव की व्यवस्था, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट होता है, गाड़ियाँ निकलती है, वहाँ पे जल छिड़काव की व्यवस्था, किनारे प्लांटेशन करना और आपके फेंसिंग करना, मेनली मुख्य रूप से इसके द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। और जो जल प्रदूषण की संभावना जहाँ पे रहती है वहाँ पे गार्डन एंड बनाया जाता है, जिससे माइनिंग एक्टिविटीज़ का पानी बाहर न जाने पाए और माइनिंग एरिया में रह जाए। तो ये मेनली मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, माइनिंग एक्टिविटीज़ में वायु प्रदूषण रोकने के लिए जल छिड़काव की व्यवस्था, प्लांटेशन करना, ये मेनली है वहाँ पे। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन कैसे ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आता है, क्योंकि विकास की दौड़ में गाँव को विनाश की ओर धकेलना भी सही नहीं है। जरूरत सख्ती से नियम कायदों का पालन कराने की है, ताकि विकास भी बदस्तूर जारी रहे और ग्रामीणों की जिंदगी भी सलामत रहे। विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में वन विभाग ने चाय की खेती के नाम पर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अब यहाँ चाय के बागानों में भ्रष्टाचार की फसल उग रही है। हालात ये हैं कि चाय की खेती पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दार्जिलिंग और असम के चाय के बागान। ऐसे खूबसूरत चाय के बागान असम और दार्जिलिंग में हैं। खूबसूरती ऐसी कि आप चाय बागानों के साथ चाय के दीवाने हो जाएंगे और ये समृद्धि और खुशहाली के भी प्रतीक हैं। कुछ ऐसा ही सपना छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट को दिखाया गया था, लेकिन हकीकत ऐसी है कि चाय के बागानों को देखकर शर्म आती है। मैनपाट को असम और दार्जिलिंग बनाने निकले वन विभाग ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन ये कवायद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और हर तरफ बर्बादी दिखाई देती है। चाय के बागान सूख चुके हैं, पौधों की जगह सिर्फ सूखे ठूंठ नजर आते हैं और किसान खुद की किस्मत को कोस रहे हैं।
चाय का बागान है जिसे वन विभाग ने यहाँ पे लगवाया है किसानों के खेत में, तो हकीकत आप देखकर दंग रह जाएंगे कि ये 4 साल से अधिक का समय हो गया है इन पौधों को लगे हुए। और यहाँ पे आप देखिए कि ये छोटा सा जो चाय का जो दिख रहा है ये 4 साल का पौधा है, लेकिन अब तक इसकी लगभग इसका हाइट 1 फीट से भी कम है और पत्तियाँ भी पूरी तरीके से सूख रही हैं और किस तरीके से इसके हालात हैं आप देख रहे हैं। तो आखिर जो सरकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं जिस पर काफ़ी चर्चा की जाती है, वाहवाही लूटी जाती है, अधिकारी अपनी पीठ खुद थपथपाने लगते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट का क्या हाल होता है आप इस तस्वीर पर देख रहे हैं। पूरा लगभग यहाँ पे कई किसानों को दिया गया था, पौधे दिए गए थे, उनको ट्रेनिंग दिया गया था, यही यहाँ तक बताया गया था कि वो कितना पैसा कमा सकते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने तत्कालीन मंत्री को खुश करने के लिए चाय की खेती का सपना दिखाया था। यहाँ की जलवायु को मुफीद बताते हुए चाय की खेती करने की बात हुई और फिर लाखों रुपए खर्च करने के बाद चाय के पौधे भी तैयार कर लिए गए। किसानों को फायदा दिखाकर उन्हें भी अपने झांसे में ले लिया गया, लेकिन जैसे ही किसानों की जमीनों पर चाय के पौधे लगे, वन विभाग के अधिकारियों ने किसानों को अकेला छोड़ दिया और चाय की खेती फेल हो गई। 2019 में वन विभाग ने शुरू की थी चाय की खेती। मैनपाट के ललया गांव में 2.5 हेक्टेयर जमीन में खेती हुई। किसानों को आमदनी बढ़ने का भरोसा दिलाया गया। खेती के लिए गांव के 5 किसानों से जमीन ले ली गई। वन विभाग ने सिंचाई के लिए पंप भी लगवाया। किसानों को 200 रुपए किलो में चाय पत्ती बिकने का वादा किया। किसान खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। लोगों का कहना है कि पर्यटक चाय के बागान देखने आते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि अब वहां मवेशी घूम रहे हैं, फायदा तो कुछ नजर आता नहीं। 4 साल से जमीन भी उसमें फंसी हुई है। चाय का खेती हुआ था भैया यहाँ नीचे में, 4 साढ़े 4 साल हो गया। कोई मतलब का नहीं है। बड़े पापा लोग का जमीन भी फंस रखा है। उसमें आदमी थे तो टावा लगा के कुछ अपना करते थे। अभी तो चाय का बागान लग रहा है, कोई फायदा कुछ हो नहीं रहा है ऐसा, बस पड़ा हुआ है ऐसी बस। ठीक है कुछ का, लेकिन बहुत तो नुकसान है। तो अभी का फायदा हुआ है चाय खेती में? अभी तो उसको ट्राई नहीं किए हैं कि क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। तो अभी पूरा झाड़ खत्म हो गया लग रहा है। हाँ झाड़ खत्म, गाय गोरू खा दे रहे हैं ना। अच्छा। उसमें चौकीदार थे पहले, चौकीदार है ही नहीं है। चाय की खेती के नाम पर हुए भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग के अधिकारियों ने इसके नाम पर जमकर चांदी काटी है। चाय की खेती के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। वन विभाग ने लाखों रुपए में चाय के पौधे तैयार किए। ट्रेनिंग और विशेषज्ञ बुलाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए। देखरेख के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाया गया। लाखों खर्च होने के बाद चाय के मरते हुए पौधे ही हासिल हुए। वहीं इस मामले में वन विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। मैनपाट में चाय की खेती में किस तरीके से घोटाला हुआ और इसके जिम्मेदारों पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको जानने के लिए हम वन विभाग के जो डीएफओ हैं उनसे मिलने आए थे। ये देखिए तेजस शेखर जी हैं, वन मंडलाधिकारी हैं। इनके दफ्तर में हम पहुंचे हुए हैं, वो दफ्तर में मौजूद हैं अभी। उनसे हमने चाहा कि उनका पक्ष आ जाए कि वन विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि वे इस मामले को लेकर नहीं मिलना चाहते और नहीं कोई बात करना चाहते हैं। एक तरफ किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार को भी लाखों का चूना लगाया गया। लेकिन ना तो विभाग के अधिकारी चाय बागानों की तरफ देख रहे हैं और ना ही इस मामले में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने को तैयार हैं। स्थानीय पूर्व मंत्री को खुश करने के लिए जिस तरीके से कवायद की और सरकार का लाखों रुपए खर्च किया, आखिर उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कभी जांच होगी या फिर ये मामला भी उसी तरीके से दफन हो जाएगा जिस तरीके से अब तक कई मामले सरगुजा में दफन होते आए हैं। लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों ने खूब वाहवाही लूटी है, इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए ताकि दोषी जो अधिकारी हैं वो आने वाले दिनों में इस तरीके का सरकार को खुश करने के लिए फर्जी कहानी न गढ़ें और हकीकत सामने आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ।